चुनावों के शोर से फुर्सत मिलते ही साहब को अचानक याद आया कि पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ा है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा के पैर डगमगा रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बाहरी संकट है या फिर यह हमारी उन दूरदर्शी नीतियों का नतीजा है जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाने के बजाय और भी ज्यादा परजीवी बना दिया। आइए आज इस एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है प्रत्यक्ष। भारत आज अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है और उसका 90% हिस्सा उसी इलाके से आता है जहां आज मिसाइलें चल रही हैं। इस निर्भरता की गंभीरता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम यह देखते हैं कि भारत में आयातित प्राकृतिक गैस का लगभग 85% हिस्सा यूरिया खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। यह निर्भरता रातों रात नहीं बनी, इसके पीछे हमारी नीतियों का बड़ा हाथ रहा है। यहाँ सबसे पहले बड़ा सवाल उठता है कि हमारे पास जब पर्याप्त रिफाइनिंग क्षमता है तो हमें एलपीजी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब कच्चे तेल की गुणवत्ता में छिपा है। एलपीजी का उत्पादन सबसे ज्यादा लाइट और स्वीट क्रूड ऑयल से होता है, जिसमें एलपीजी की हिस्सेदारी लगभग 3 से 5% तक होती है। लेकिन भारत जो कच्चा तेल आयात करता है उसमें लगभग 20% हिस्सा लाइट क्रूड का होता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा है। इसके विपरीत भारत का लगभग 80% आयात मीडियम से हैवी और सोर क्रूड का होता है, जो सस्ता तो होता है लेकिन उससे एलपीजी का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। फिर भी यह बढ़ोतरी देश की कुल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी खपत बढ़ती गई। आज देश में रोज करीब 60 लाख सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एलपीजी का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि आज 10 करोड़ परिवार अपनी रसोई के लिए उन देशों के रहमो करम पर हैं जो खुद युद्ध में व्यस्त हैं। विकल्प के तौर पर अमेरिका से एलपीजी लाई जा सकती है, लेकिन वहां से भारत तक पहुंचने में 45 दिन का समय लगता है, जिसकी लागत हॉर्मुज स्ट्रेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगी है। भारत के सामने ऊर्जा को लेकर दो चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। एक तरफ देश का तेल आयात बिल आने वाले समय में दोगुना होने की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ गैस की सप्लाई को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। इसी तरह भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में एक इमरजेंसी स्टॉक होता है जिसे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर कभी भविष्य में सप्लाई चेन में बाधा आ जाए, युद्ध जैसा संकट हो, तो देश कुछ समय तक अपने स्टॉक से काम चला सके। लेकिन साहब की सरकार ने इस साल के बजट में इसके लिए 850 करोड़ के फंड को घटाकर सीधे 0.01 करोड़ कर दिया। लगभग ये समझिए कि वो बजट ही खत्म कर दिया। इमरजेंसी के नाम पर अब हमारे पास एक पैसा बचा है। दूसरी तरफ घरेलू क्रूड ऑयल का उत्पादन लगातार गिर रहा है। साल 2011-12 में जहां क्रूड ऑयल का उत्पादन 38 मिलियन टन था, वह 2023-24 में घटकर 29.4 मिलियन टन रह गया, यानी लगभग 23% की कमी। इस गिरावट का सीधा असर देश की आत्मनिर्भरता पर पड़ा। 2004 में भारत अपनी कुल खपत का करीब 27% तेल खुद पैदा करता था, लेकिन आज यह आंकड़ा घटकर महज 13% पर सिमट गया है। जो ओएनजीसी कंपनी 2014 में 13,000 करोड़ के नगद भंडार पर बैठी थी, आज वह 78,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है। सवाल है, यह पैसा कहां गया? यह पैसा गया गुजरात स्टेट पेट्रोलियम के लगभग 26,000 करोड़ रुपए के डूबे हुए निवेश को बचाने में और सरकार के बजट घाटे को भरने के लिए जबरन हिस्सेदारी खरीदने में। हमने तेल खोजने में निवेश करने के बजाय कंपनी की तिजोरी खाली करके सरकारी आंकड़े चमकाने में लगा दी, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए सीधे केंद्र सरकार के बजट में चले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत कच्चे तेल के सोर्स खोजने में पिछड़ गया और घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन लगातार गिरता चला गया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के अनुसार यदि इस क्षेत्र में बड़े निवेश नहीं किए गए तो 2030 तक भारत का घरेलू उत्पादन घटकर लगभग 5.4 लाख बैरल प्रति दिन रह सकता है। यह उस समय की अनुमानित कुल खपत का 8% से भी कम होगा। अब आपको जरा केंद्र सरकार के द्वारा जनता से हुई लूट के बारे में बताता हूं। मई 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, उस समय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $160 प्रति बैरल थी। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, उसके लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती थी। यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर ₹9 और डीजल पर मात्र 3.5 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी। लेकिन आज केंद्र सरकार में, भाजपा की सरकार में, जनता से पेट्रोल पर 23 और डीजल पर 21 प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है सरकार। इसके बावजूद उस दौर में आम लोगों पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला गया। सरकार ने पेट्रोल की खुदरा कीमतों को करीब ₹72 प्रति लीटर से नीचे बनाए रखा। इसमें सरकार ने सीधे बजट से सब्सिडी दी, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को कुछ बोझ उठाने को कहा और तेल बॉन्ड जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया। इसका मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे जितनी भी ऊंचे हो जाएं, आम आदमी पर उसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ ही महीनों में वैश्विक परिस्थितियां बदली और कच्चे तेल की जो कीमतें थी उसमें फिर से तेज गिरावट शुरू हुई। जनवरी 2016 तक इंडियन बास्केट की कीमत घटकर लगभग $28 प्रति बैरल रह गई, यानी करीब 74% की ऐतिहासिक गिरावट। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर था। उम्मीद की जा रही थी कि इस गिरावट का फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी। अफसोस की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने इस अवसर का लाभ लोगों को राहत देने के बजाय अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए किया। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी करीब 350% और डीजल पर लगभग 380% तक बढ़ा दी गई। लेकिन कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद खुदरा कीमतों में कोई कमी नहीं आई। कोविड-19 महामारी के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला। अप्रैल 2020 में जब कच्चे तेल की कीमतें $20 प्रति बैरल से नीचे चली गईं, तब भी लोगों को राहत नहीं दी गई। इसके उलट मई 2020 में सरकार ने एक ही दिन में पेट्रोल पर ₹10 प्रति लीटर और डीजल पर ₹13 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इसका सीधा असर सरकारी राजस्व में देखने को मिला। साल 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला उत्पाद शुल्क बढ़कर 3.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 69% अधिक था। आने वाले वर्षों में भी यही रुझान पूरी तरह बदला नहीं। अप्रैल 2025 में जब ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $63 प्रति बैरल थी, तब भी पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यदि पूरे दशक पर एक नजर डालें तो 2014-15 से साल 2025-26 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों से कुल टैक्स कलेक्शन 67 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसमें लगभग 44 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हिस्से में चले गए। आज ऑयल कंपनियां 2014 के मुकाबले 500 से 800% मुनाफे पर बैठी हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं करता। यहीं से आज की बहस शुरू होती है। जब उस समय ऊंचे दामों के बावजूद राहत दी जा सकती थी, तो क्या आज की राहत जनता को नहीं मिलने चाहिए? ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा असर कृषि पर पड़ रहा है। देश में बुआई का सीजन चल रहा है और किसानों को बड़े पैमाने पर खाद की जरूरत है, लेकिन खाद की किल्लत शुरू हो गई। गुजरात में डीएपी खाद की 50 किलो की जो बोरी होती है, उसका दाम ₹750 तक बढ़ा दिया गया है। जो बोरी पहले ₹1400 में मिलती थी, अब उसका दाम 2150 हो गया। आप सोच के देखिए, किसान की आय दोगुनी करने का वादा था, लेकिन यहां तो लागत ही चौगुनी कर दी गई। पहले से कर्ज, घाटे और मौसम की मार झेल रहा किसान
अब महंगी खाद के बोझ तले और ज्यादा दबने लगेगा। यह संकट ऐसे समय में पैदा हुआ है जब पहले से ही बाजार में खाद की कीमतें सप्लाई के कमी के कारण ऊंची चल रही थी। भारत समेत दुनिया में आज जिस युद्ध संकट की वजह से अच्छी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा चुकी हैं, ऐसे में चीन डटकर मुकाबला कर रहा है, क्योंकि उसने वर्षों पहले से वैश्विक ऊर्जा संकट को परख लिया था और उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि देश की ऊर्जा आपूर्ति अपने ही हाथों में होनी चाहिए। 2021 में एक बड़े तेल क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने इसी दिशा में आत्मनिर्भरता की जरूरत पर बल दिया था। आज जब वैश्विक हालात तनावपूर्ण हैं, उनकी यह रणनीति काफी हद तक सही साबित होती दिख रही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद पड़ा है और पूरे क्षेत्र में ऊर्जा ढांचों पर हमले हो रहे हैं। इसके चलते मध्य पूर्व से तेल निर्यात में हाल के हफ्तों में करीब 61% की गिरावट आई है। एशिया के कई देश जो अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करते हैं, अब ऊर्जा बचाने और वैकल्पिक स्रोत खोजने की होड़ में है। लेकिन चीन की स्थिति बाकी एशियाई देशों से अलग दिखाई देती है। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज की विशेषज्ञ मिशेल मैदान के मुताबिक चीन के ऊर्जा तंत्र में मजबूत सुरक्षा कवच मौजूद है। इसमें विशाल तेल और एलएनजी भंडार, घरेलू उत्पादन, पवन व सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। हालांकि चीन भी आमतौर पर अपने कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है, लेकिन उसकी निर्भरता जापान, भारत या दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए जापान अपनी लगभग 95% तेल जरूरतें इसी क्षेत्र से पूरी करता है। संघर्ष के बावजूद ईरान से चीन को तेल की आपूर्ति जारी है। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में जहां चीन ने ईरान से 1.57 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, वहीं मार्च में यह थोड़ा घटकर 1.47 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। तो ये जो गिरावट है, ये बहुत मामूली है। चीन की सरकारी कंपनियों के जहाज भी इस संकट के बीच वैकल्पिक रास्तों से तेल लाने में जुटे हुए हैं। अगर बाहरी आपूर्ति में बड़ी बाधा आती भी है, तो चीन इसके लिए पहले से बड़ा भंडार तैयार करके रखा है। चीन रोजाना लगभग 14 से 15 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन तेल का आयात बंद भी कर दे, तो चीन करीब 3 महीने तक अपने ही स्टॉक के सहारे काम चला सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आत्मनिर्भरता सिर्फ विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर चमक रही है, जबकि जमीनी हकीकत में हमारा देश और हमारा अन्नदाता विदेशी संकटों के रहमो करम पर जीने को मजबूर है।